प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। यह वो चैप्टर है जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इस चैप्टर में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन अपने इस चैप्टर को पूरा पोस्टमार्टम करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है जर्म प्लाज्म। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अपने पढ़ रहे हैं एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, और उसमें पहली जो एक्टिविटी है उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। हमें जैसे तैसे करके एक नई वैरायटी डेवलप करनी है। उसका पहला तरीका अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो था डोमेस्टिकेशन ग्रामीण। अब दूसरा तरीका है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, और इस तरीके से भी हम नई वैरायटीज तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले डिकोड करना होगा जर्म प्लाज्म को, जनन द्रव्य को। क्या है जनन द्रव्य, क्या है जर्म प्लाज्म? बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको मोटी भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि एक पौधा है, एक प्लांट है, एक क्रॉप है, उसकी जितनी भी वैरायटीज हैं दुनिया भर में, उन सब को कलेक्टिव फॉर्म में जर्म प्लाज्म कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी वैरायटीज हैं गेहूं की, जिसे हम इंडिया में उगा रहे हैं, कुछ ऐसी है जो बाहर के देशों में हैं, कुछ ऐसी है जो वाइल्ड वैरायटीज हैं। उन सब को इकट्ठा करना और उन सब में से अपने मतलब की वैरायटी को सिलेक्ट करके हम एक नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं। यही है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। और इसकी जिम्मेदारी, इंडिया में इसकी जिम्मेदारी उठाई है NBPGR। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और NBPGR वो कमेटी है, वो ब्यूरो है जो इंडिया में वैरायटीज को इकट्ठा करता है और उन्हें कंजर्व करता है। ये जिम्मेदारी NBPGR की है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक की लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भी क्रॉप की जितनी भी वैरायटीज हैं और उनके जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी जीन्स हैं, उन्हीं को कलेक्टिव फॉर्म में अपने उस क्रॉप का जर्म प्लाज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अपने पास गेहूं की 4 वैरायटीज हैं। एक ऐसी वैरायटी जिसकी पैदावार अच्छी है, दूसरा बीमारियों से अच्छे से लड़ पाती है, तीसरी ऐसी वैरायटी जो देसी है, लोकल है, लंबे टाइम से बिना किसी नॉलेज के लगाते आ रहे हैं, और चौथी ऐसी है जो जंगलों में पाई जाती है, जिसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं है लेकिन रजिस्टिविटी, बीमारियों से लड़ने की, कीड़े मकोड़ों से लड़ने की कैपेसिटी उनकी अच्छी है। तो ये जो गेहूं की 4 वैरायटीज हैं, उन्हें कलेक्टिव फॉर्म में अपने उस गेहूं का जर्म प्लाज्म कहेंगे। तो अपने कहेंगे गेहूं का 4 टाइप का जर्म प्लाज्म अपने पास है, इसको कलेक्ट कर लो। और इसी को जब अपने कंजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो कहेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब यहाँ पर 6 टाइप की वैरायटीज लिखी हुई हैं, आपकी बुक में मेंशन की हुई है। इन 6 वैरायटीज को अपने जर्म प्लाज्म के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी फसल के लिए। पहली वैरायटी है लोकल रेसेस, देसी किस्में। ये वो वैरायटीज हैं जिन्हें लंबे टाइम से किसान लगाता आ रहे हैं बिना किसी नॉलेज के, और इस वैरायटी को किसी प्लांट ब्रीडर ने या साइंटिस्ट ने रिसर्च लैब में तैयार नहीं किया है। पुरानी है, देसी है, बिना किसी नॉलेज के हम लंबे टाइम से लगाते आ रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। दूसरा है ऑब्सोलेट वैरायटीज। ये वो वैरायटीज हैं जिन्हें किसी प्लांट ब्रीडर ने, किसी साइंटिस्ट ने तैयार किया है, लेकिन अब उन्हें खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीसरी है वैरायटीज इन कल्टीवेशन। ये वो वैरायटीज है जिन्हें किसान आज के टाइम में लगाना पसंद कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। चौथी है ब्रीडिंग लाइन्स। ये वो वैरायटीज हैं जिनको किसी प्लांट ब्रीडर ने रिसर्च लैब में तैयार किया है, और मोस्ट ऑफ केसेस में इनका यूज नई वैरायटीज डेवलप करवाने में किया जाता है। इनका आपस में क्रॉस करवाकर नई वैरायटीज तैयार की जाती है। पांचवा है वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। इसको समझना बड़ा जरूरी है। पहला है वाइल्ड फॉर्म्स। किसी क्रॉप की ऐसी वैरायटी जो अपने आप उगी है, इंसान का उसमें कोई हाथ नहीं है, अपने आप लगी है, अपने बूते पे लगी है, चाहे वो जंगल हो, चाहे रोड साइड हो, वहां पर अपने आप लगने वाली कुछ ऐसी वैरायटीज जिनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। वो बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से, सूखे से अच्छे से लड़ पाती है, और इन्हीं वाइल्ड फॉर्म से हमने मेन क्रॉप डेवलप की है। अब दूसरा आता है वाइल्ड रिलेटिव्स।
वाइल्ड क्रॉप से जब अपनों ने मेन क्रॉप तैयार किया तो इस प्रोसेस के बीच में जितने भी वैरायटीज और बनी हैं उन्हें कहेंगे वाइल्ड रिलेटिव्स। तो इनको इकट्ठा करेंगे। और लास्ट है स्पेसिफिक जेनेटिक स्टॉक। ये भी प्लांट ब्रीडर ने अपनी रिसर्च लैब में तैयार की है। इनमें आते हैं म्यूटेंट लाइंस, म्यूटेशन से तैयार की गई लाइंस हैं। एक है क्रोमोसोमल एब्रेशन, ये ऐसी वैरायटीज है जिनके क्रोमोसोम में गड़बड़ की गई। और एक है जेनेटिक मार्कर लाइन। इनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो किसी भी वैरायटी के लिए मार्कर का काम करते हैं, उन्हें मार्क करने का काम करते हैं। तो ये 6 वैरायटीज होगी किसी भी क्रॉप की जिन्हें हम जर्मप्लाज्म कह सकते हैं। और इनको जब इकट्ठा करेंगे उसे कहेंगे जर्मप्लाज्म कलेक्शन। इसी में एक टॉपिक डाल रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। और इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किया गया है डोमेस्टिकेशन के बेस पर। ये 2 टाइप का जर्मप्लाज्म होता है। एक तो वो जो कल्टीवेटेड है, जिसकी खेतीबाड़ी की जा रही है, और दूसरे हैं वाइल्ड जर्मप्लाज्म जो जंगलों में लग रही है। और इसी तरह से जर्मप्लाज्म को ओरिजिन के बेस पर भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो देश में लग रहे हैं, अपनी कंट्री में लग रहे हैं, उन्हें कहेंगे इंडिजिनस जर्मप्लाज्म। और दूसरा होता है एक्सोटिक। एक्सोटिक जर्मप्लाज्म वो वैरायटी है जो अपनी कंट्री में नहीं है, बाहर देशों में उगाई जाती है। फिर इसी में अगला टॉपिक है जीन पूल। ये समझना बड़ा जरूरी है। एक क्रॉप की ऐसी 2 वैरायटीज जिनके बीच में क्रॉस हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो ऐसी वैरायटीज को अपने कहेंगे जीन पूल। देखिए, जो 2 वैरायटीज हैं जिनके बीच में क्रॉस हो सकता है उसमें जीन्स तो होंगे, अलग अलग टाइप के जीन्स होंगे अलग अलग वैरायटीज में। और क्रॉस करवाने के बाद जो नई वैरायटी तैयार होगी उसमें उन दोनों वैरायटीज से आए हुए डिफर जीन्स इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें दोनों प्लांट्स के दोनों वैरायटीज के जीन्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूल का मतलब इकट्ठा होना, तो जीन पूल बोला गया। अब ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जीन पूल में वो वैरायटीज आती हैं जिनमें इजीली क्रॉस हो सकता है। और क्रॉस करवाने के बाद जो भी वैरायटीज अपने को मिलेंगी, जो हाइब्रिड मिलेंगी, वो सारे के सारे फर्टाइल होंगे। और फर्टाइल का मतलब ये है कि जो नई वैरायटीज बनेगी उनका फर्दर अपने क्रॉस करवा सकते हैं और उनसे बीज हासिल कर सकते हैं। सेकेंडरी जीन पूल, इनमें वो वैरायटीज आती हैं जिनके बीच में क्रॉस बड़ी मुश्किल से होता है। और क्रॉस करवाने के बाद उसमें प्लांट्स या तो स्टेराइल होंगे या फिर पार्शली फर्टाइल हो सकते हैं। पार्शली फर्टाइल का मतलब कुछ केसेस में वो आगे चलकर क्रॉस करेंगे और उनसे अपने को बीज हासिल हो सकते हैं। लेकिन स्टेराइल का मतलब ये है कि उनमें आगे क्रॉस नहीं होगा, उनसे बीज नहीं मिलेंगे। तीसरा है टर्शरी जीन पूल। ये वो वैरायटीज है जिनके बीच में क्रॉस बड़ा मुश्किल है और क्रॉस हो भी जाए तो जो पौधे मिलेंगे वो सारे के सारे स्टेराइल होंगे। इसके बाद है जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन। जर्मप्लाज्म को सुरक्षित करना, हिफाजत करना, उसकी कंजर्व करना उसे। इसके 2 तरीके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सिटू कंजर्वेशन। मैं फिर बता रहा हूं, जर्मप्लाज्म का मतलब एक पौधे की बहुत सारी वैरायटीज हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं, उसको सुरक्षित कर रहे हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन, इसमें क्या करना है, अगर कोई क्रॉप की वैरायटी है वो वाइल्ड एरिया में लगी हुई है तो उसे वहीं पर जाकर सुरक्षित करना, कंजर्व करना, उसे कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। इसका एग्जाम्पल है जीन सेंचुरी। एक पर्टिकुलर जंगली एरिया में हम बाउंड्री बना देते हैं, बॉर्डर तैयार कर देते हैं और उसके अंदर शिकार करना और कटाई करना ये सब बैन होता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब जहां पर पौधा लगा हुआ है वहीं जाकर उसको कंजर्व करना। दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन, पौधा जहां लगा हुआ है, जो वैरायटी जहां लगी हुई है वहां से उसको ले आओ और मैन मेड एनवायरनमेंट में उसे कंजर्व करते हैं, लैब के अंदर कंजर्व करते हैं। जैसे कि सीड बैंक है, प्लांट और फील्ड बैंक है, शूट टिप बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक, डीएनए बैंक। नाम से पता लग रहा है ये कुछ ऐसे लैब्स हैं जहां पर एक्स सिटू कंजर्वेशन करते हैं किसी भी वैरायटी का। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जर्मप्लाज्म कलेक्शन।
हमें मालूम चल गया कि जर्मप्लाज्म क्या होता है, उन्हें इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद जो कलेक्शन तैयार होगा उसे कहेंगे जीन बैंक। और एक जर्मप्लाज्म को कंजर्व करने में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। पहली एक्टिविटी है कलेक्शन, कलेक्शन करने के बाद कंजर्व करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उसकी कि वो ठीक है या नहीं, वैरायटी जो उन्होंने इकट्ठी की है वो अपने लायक है या नहीं है। कैटलॉगिंग करेंगे, एक वैरायटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक फाइल में या एक कार्डबोर्ड पर लिखी जाती है। जैसे कलेक्शन की डेट होती है, वैरायटी का नाम होता है, किसने कलेक्ट की उसका नाम होता है। पांचवा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो नई वैरायटी अपने को हासिल हुई है उसका बार बार क्रॉस करवा के, उसे बार बार उगा के उसका नंबर बढ़ाएंगे, बीजों का नंबर बढ़ाएंगे, और उसके बाद उसे किसानों में बांट दिया जाएगा और किसान उसे यूटिलाइज करेंगे। ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद जो आपको याद रखना है कलेक्शन। अब यहाँ पर दो टाइप का कलेक्शन अपने को देखने को मिलता है, एक है बेस कलेक्शन और एक है एक्टिव कलेक्शन। एनबीपीजीआर सबसे पहले वैरायटीज को इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं बेस कलेक्शन। पूरे इंडिया में कुछ स्टेशंस बनाए हुए हैं, वहां पर कुछ टाइम के लिए उन वैरायटीज को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। इन्हें कहते हैं एक्टिव कलेक्शन। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।